एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर गो के सामने आइस मोनार्क आया होता है। उसे देख के मिस्टर गो अपने मन में कहते हैं, क्या मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ? मैं इसके प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा, ये कोई दुश्मन नहीं लग रहा, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, ये जगह पहले ही बाहर की दुनिया से कट हो चुकी है। मिस्टर गो अपने मन में कहते हैं, क्या मैं अभी कोई सपना देख रहा हूँ? तभी फ्रॉस्ट मोनार्क मिस्टर गो के कंधे पे डैमेज कर देता है और मिस्टर गो से कहता है, क्या वो दर्द तुम्हें सपने जैसा लगा? मिस्टर गो कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, ये वास्तविकता है, तो बताने का कष्ट करोगे कि तुम कौन हो? आगे हम देखते कि फ्रॉस्ट मोनार्क उठ जाता है और मिस्टर गो से कहता है, पहले मुझे लगा था कि तुम्हें मैं याद हूँ, लगता है सच में तुम बस ह्यूमन ही हो। मिस्टर गो को कुछ भी समझ नहीं आता, वो मन में कहते हैं, बस एक ह्यूमन, आखिर ये कहना क्या चाहता है? बात ऐसी है कि मिस्टर गो के अंदर भी रूलर्स की पावर्स है, जैसे जुनू शैडो मोनार्क का वेसल है, वैसे ही मिस्टर गो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के वेसल है और मिस्टर गो को शायद इसके बारे में पता भी नहीं है। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, मुझे कमजोरों को कुचलने में कोई भी रुचि नहीं है, फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट अपने आप को दिखाओ। ऐसा कह के वो एकदम से काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और आगे कहता है, क्या तुम डर रहे हो कि अगर तुम बाहर आए तो तुम्हारा ये वेसल टूट जाएगा? वैसे भी तुम्हारे वेसल की जिंदगी खत्म होने को आई है, लेकिन अगर तुम डर के मारे खुद को छुपा रहे हो तो तुम बात करने के लायक नहीं हो। हम देखते कि फ्रॉस्ट मोनार्क एक आइस बॉल से मिस्टर गो पे हमला कर देता है और वो हमला काफी ज्यादा बड़ा होता है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, चलो कम से कम हम मिले तो सही। लेकिन आगे हम देखते कि मिस्टर गो अभी भी जिंदा है और अभी फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट बाहर आ जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क यानी सिलाद फ्रैगमेंट पे हमला कर देता है, लेकिन फ्रैगमेंट अपने हाथ से उस हमले को दूसरी तरफ फेंक देता है और फ्रैगमेंट सिलाद से कहता है, तुमने मेरे ऑफिस को डायमेंशनल गैप से अलग कर दिया, क्या बात है? मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। ये सुन के सिलाद कहता है, मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे टूटे हुए वेसल के अंदर होगे जिसमें तुम अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर सकते। हमने पहले ही तुम सातों को ढूंढ लिया है और दो को तो खत्म भी किया है। मैं तुम्हारे इस चेहरों को पैनिक में देखना चाहता हूँ। अब तुम्हारे वेसल को मैं बिना किसी पछतावे के खत्म कर दूंगा। फ्रैगमेंट चिल्लाते हुए सिलाद से कहता है, चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो फ्रॉस्ट मोनार्क। ये सुन के सिलाद कहता है, तो क्या तुमने लड़ने का चूज किया है? तुम कितने बेवकूफ हो। अभी मैं जिस ह्यूमन के अंदर हूँ, मैंने उसके बॉडी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और तुम बस कुछ समय के लिए उसकी बॉडी को यूज कर सकते हो, जैसे बॉडी उधार पे ली है। तुम्हें लगता है तुम्हारे मेरे सामने कुछ औकात है? आगे हम फ्रैगमेंट और सिलाद की पावर लेवल को देखते हैं और सिलाद की पावर काफी ज्यादा होती है। सिलाद फ्रैगमेंट पे हमला कर देता है। फ्रैगमेंट पहले हमले को अपने सर से रोक देता है और बाद में उस पे काफी तगड़ा पंच मारता है। आगे सिलाद एक स्वॉर्ड को बनाता है और उससे फ्रैगमेंट पे हमला कर देता है। फ्रैगमेंट उसे डोज तो कर देता है पर स्वॉर्ड उसके कंधे पे लग जाती है। फ्रैगमेंट सिलाद को पंच मारने के लिए आ जाता है, लेकिन सिलाद अपनी पावर का यूज करके ऊपर से आइस को गिरा देता है। फ्रैगमेंट उस आइस को भी तोड़ देता है। तभी ये दोनों थोड़े से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फ्रैगमेंट अपने मन में कहता है, जब तक मैं इस बॉडी को मूव कर सकता हूँ, मुझे जल्दी उसे खत्म करना होगा। फ्रैगमेंट सिलाद पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सिलाद अपनी पावर का यूज करके फ्रैगमेंट को रोकने लगता है और थोड़ी ही देर में फ्रैगमेंट अपने आप ही रुक जाता है। वो मन में कहता है, क्या यही मेरी लिमिट है? सिलाद सामने से कहता है, क्या तुम्हारी वेसल इतना ही कैपेबल है? ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, तुमने तो मुझे निराश कर दिया। आगे हम देखते कि फ्रॉस्ट मोनार्क काफी तेजी से फ्रैगमेंट के पास आ जाता है और उसकी छाती में आइस का स्लैब घुसा देता है और उससे कहता है, पता नहीं अब तुम्हें नया वेसल ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल। दुर्भाग्य से हमारी आर्मी पहले से ही यहाँ है, जब तक तुम्हारी सेना यहाँ आएगी उससे पहले ही वो इस दुनिया को खत्म कर देंगे। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने इस दुनिया के निवासियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगा तुम ऐसे ही अपना काम करते रहोगे और हमें हरा भी दोगे? तुम्हें लगा हम इतने कमजोर हैं? हाँ। तभी फ्रैगमेंट हंसने लगता है और वो आइस स्लैब को पकड़ लेता है। फिर वो सिलाद से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने बिना किसी कारण के तुम्हारे खिलाफ लड़ने का डिसाइड किया? जैसे कि हमने नहीं सोचा था कि तुम लोग हमारे तरीकों का यूज करोगे, वैसे ही तुमने भी एक इम्पोर्टेंट पहलू को नजर
नजरअंदाज कर दिया। हम देखते कि फ्रैगमेंट अपना आखिरी वार सिलाद पे कर देता है, पर सिलाद उसे डॉज कर देता है। वो हमला जाके बिल्डिंग के ग्लास को लग जाता है। सिलाद फ्रैगमेंट से कहता है, ये काफी क्लोज था, तो क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? फ्रैगमेंट हाँ कहता है। पीछे हम देखते कि बिल्डिंग का ग्लास धीरे धीरे टूटने लगता है। सिलाद को कुछ भी समझ नहीं आता। वो फ्रैगमेंट से कहता है, तुमने ये सब बस इसीलिए किया, पर इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तब से जुनू की एंड की शैडो को निकालता है। वो एंड शैडो टूटे हुए ग्लास से बाहर कूद जाता है। अब इससे जुनू को पता चलेगा कि मिस्टर गो के साथ कुछ हुआ है। सिलाद एंड को देखता है और कहता है, केओस का निवासी। ये लोग जितनी भी बीस्ट जो डंजन के अंदर होते हैं उनको इसी नाम से बुलाते हैं। सिलाद पूरा का पूरा कंफ्यूजन में होता है। वो कहता है, एक बेकार सा सोल्जर आखिर क्या हासिल कर लेगा। तभी हम देखते कि एंड की शैडो बिल्डिंग से नीचे कूदने के बाद वहाँ पे एक ब्लैक आफ्टर इमेज बन जाता है। उसे देख के सिलाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि सोल्जर किसका है। वो मन में कहता है, क्या ये वही तो नहीं? सिलाद तुरंत बिल्डिंग से कूद के एंड शैडो को खत्म करने के लिए आ रहा होता है। वो अपने आइस वेपन से शैडो पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे जिनो आ जाता है और वो सीधा सालिद की गर्दन पकड़ लेता है। जिनो सालिद से कहता है, तू है कौन बे? क्या कोई आइस एल्फ? सिलाद की हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है। वो जुनू से कहता है, मैं तुम्हारी शैडो के अंदर काफी सारे सोल्जर को सेंस कर पा रहा हूँ। शैडो मोनार्क, आपने इतनी सारी आर्मी जमा करने के बावजूद हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अब यहाँ जुनू और सिलाद दोनों ही कंफ्यूजन रहते हैं। जुनू सिलाद को आइस लेयर समझ रहा था जिसकी वो शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। सिलाद जुनू से कहता है, क्या तुम वही इम्पोर्टेंट वेरिएबल हो जिसके बारे में सब मोनार्क से बात कर रहे थे? सिलाद अपनी ब्रेथ से जुनू का हाथ जमा देता है। उसके बाद वो जुनू को अपने आप से काफी ज्यादा दूर कर देता है। ये देख के जुनू मन में कहता है, क्या ये कोई मेज टाइप है? आगे जुनू अपने डैगर को निकालता है और आइस को तोड़ देता है। सालिद कहता है, आज के लिए इतना काफी है, मैं यहाँ अपनी जिंदगी दाव पे लगा के लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। जुनू उसे कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? सिलाद जुनू से कहता है, क्या तुम यहाँ उस ह्यूमन को बचाने के लिए नहीं आए? ये सुन के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ह्यूमन? अरे हाँ, जो आंट मैंने मिस्टर गो पे साइन की थी, नहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? जुनू मिस्टर गो को देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सिलाद अपनी स्वॉर्ड को बनाता है और वो जुनू से कहता है, अब क्या चुनना है, ये तुम्हारे ऊपर है, मुझसे लड़ो या उस ह्यूमन को बचाओ। आगे हम देखते कि सिलाद मिस्टर गो पे अपनी आइस स्वॉर्ड को फेंक देता है। जुनू कमांडर ऑथोरिटी का यूज करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि तुम्हारा दुश्मन का माना कमांडर ऑथोरिटी से रेजिस्टेंस है। इसका मतलब जुनू सिलाद पे कमांडर ऑथोरिटी का यूज नहीं कर सकता। आइस का स्लैब मिस्टर गो पे काफी तेजी से जाने लगता है। जुनू जंप लगाता है और अपने डैगर को आइस स्लैब पे मारता है, लेकिन आइस स्लैब जुनू के डैगर को डॉज करके मिस्टर गो की तरफ जाने लगता है। जुनू तुरंत मिस्टर गो के सामने आ जाता है और आइस स्लैब को अपने डैगर से रोक के दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि सिलाद पोर्टर बना के यहाँ से जाने लगता है। जुनू अपने सारे डैगर्स को निकालता है और डैगर रश का यूज करके वो सिलाद पे हमला कर देता है। सिलाद को एक डैगर लग जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो जाता है। वो कहता है, एक साधारण वेसल सच में मुझे घाव देने में सफल रहा। आगे वो जुनू से कहता है, मैं फ्रॉस्ट का मोनार्क अभी के लिए वापस जा रहा हूँ और उस दिन का वेट करूंगा जब तुम्हारी शैडो एक बार फिर खुलेगी। उस जल्दी मरने वाली लाश को ले लो और उसे अपने डेड आर्मी में शामिल कर लो। इसे मेरी ओर से अपने लिए गिफ्ट समझ लेना। जुनू उसे कहता है, कमी नहीं कही क्या बैरियर की वजह से मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पाया। लानत है, हीलिंग पोशन यूज करने से कोई भी फायदा नहीं है, अभी काफी देर हो चुकी है। आगे जुनू तुरंत बेरू को बुलाता है। बेरू वहाँ पे आ जाता है। वो जुनू से कहता है, मेरे किंग आपने मुझे बुलाया। जुनू बेरू से कहता है, किसी भी कीमत पे इन्हें बचाओ। बेरू मिस्टर गो को हील करने लगता है, पर बेरू कहता है, मेरे किंग मेरी हीलिंग स्पेल इन पे काम नहीं कर रही। जुनू कहता है, क्या? अरे हाँ ठीक है, शायद होली वाटर ऑफ लाइफ कुछ कर पाए। लेकिन तभी मिस्टर गो जुनू का हाथ पकड़ लेते हैं और जुनू से कहते हैं, रुको, तुम यहाँ मेरे लिए आए, तुम्हारा शुक्रिया। जुनू मिस्टर गो से कहता है, प्लीज रुकिए, मैं आपको हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। लेकिन मिस्टर गो कहते हैं, कोई फायदा नहीं है, जिस पावर से मुझ पे अटैक हुआ है ह्यूमंस उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक सुप्रीम बीइंग की इच्छा के सामने आ गया, उनका प्लान हमारे बचे हुए दुश्मन साथी
उनके कुछ दुश्मन, उनको निपटाना है, हमें कुछ करना ही होगा। हम देखते हैं कि मिस्टर गो के मुंह से खून निकलने लगता है, फिर भी वो जुनू से बात करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे अस्तित्व के लिए मैं आभारी हूँ। ये कितनी बड़ी राहत की बात है। किसे पता था कि तुम्हारे पास ऐसी पावर्स है। भगवान का शुक्र है मुझे पता चला है कि गेट्स और डंजन उनसे नहीं है, बल्कि उन्होंने हमें बचाने के लिए ये तरीका चुना है। किसी दिन तुम्हें एक फैसला करना होगा, पर जब वो दिन आएगा प्लीज अभी जैसे ह्यूमैनिटी के साइड खड़े हो वैसे ही आगे ह्यूमैनिटी के साइड खड़े रहना। मैं तुम्हारे जैसे यंग हंटर के साथ डेंजर में बीस्ट से फाइट करना चाहता था, लेकिन वैसा इस बॉडी के साथ कभी भी नहीं हो पाता। फिर भी मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि बाकी का काम मैं यंग पीढ़ी के हाथ में छोड़ के जा सकता हूँ। हजारों हार्ट बीट के बाद मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर भी चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, मेरा दिल धड़कता रहा ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल पाऊं। अभी मैं चैन से मर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। हम देखते कि मिस्टर गो अपने आखिरी शब्द कह के रोने लगते हैं और वो मर जाते हैं। उसके बाद उस जगह का बैरियर टूट जाता है, बाहर आसमान भी रोने लगता है। आगे नरेटर हमें बताता है शरद ऋतु की बारिश कई दिन तक होती रही, साथ में ठंडी हवा की झोंके भी आते रहे। पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर के पहले पेज पे मिस्टर गो की न्यूज फैल गई। ब्राजील का ग्रेट हंटर जोनस एक नदी में डेड मिला। आगे जुनू अमेरिका में सब कुछ निपटा के कोरिया में आ जाता है। न्यूज में यही चल रहा था कि ग्रेट हंटर्स मारे गए हैं। आगे हम मिस्टर गो की फ्यूनरल को देखते हैं। वहाँ जुनू जिनचुल से पूछता है मिस्टर वो आप ठीक तो है ना। हम देखते हैं कि जिनचुल की हालत कुछ अच्छी नहीं होती, वो काफी ज्यादा दुखी था। वो जुनू से कहता है मिस्टर संग मैं हाल ही में इससे थोड़ा सा दूर रहा हूँ। वो बीस्ट जिसने चेयरमैन को मार दिया, क्या आपकी पावर्स भी उसे ये सब करने से रोक नहीं पाई। जुनू बताता है जिस टाइम पे मैं वहाँ पे गया था उसने चेयरमैन को पहले ही मार दिया था। आगे हम देखते कि जनरल अपने आंसू नहीं रोक पाता। वो अपने छाते को हटा देता है और काफी ज्यादा दुखी होके कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। बस परसों ही उन्होंने मुझे यूएस की ट्रिप के बारे में सब कुछ बताने को कहा था। उन्होंने मुझे जल्दी वापस आने को कहा था, लेकिन अभी वो मिस्टर संग चेयरमैन के आखिरी पल में उनके साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। जिनो जिनचुल से कहता है नहीं, मैं उस कमीने को मारने चाहूंगा। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ मैं उस कमीने को मार दूंगा जिसने चेयरमैन को मारा है। तो प्लीज तब तक मुझे थैंक्स मत कीजिए। हम देखते हैं कि जिनो भी चेयरमैन की मौत से काफी ज्यादा दुखी था, वो भी रोने लगता है। आगे वो जिनचुल से कहता है मिस्टर वो क्या आप मेरे लिए सारे रिपोर्टर को इकट्ठा कर सकते हैं। आगे नरेटर हमें बताता है चेयरमैन की डेथ के गंभीर माहौल के बावजूद रिपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। आगे जिनो रिपोर्टर्स से कहता है एक बीस्ट का ग्रुप जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमारी दुनिया के टॉप टियर के हंटर को टारगेट कर रहे हैं। हमारे सभी हंटर से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बीस्ट अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक रिपोर्टर सवाल पूछता है आपने कहा कि बीस्ट का ग्रुप, क्या इसका मतलब ये है कि जो बीस्ट जिसने चेयरमैन गोगुनी को मारा है वो अकेला काम नहीं करता। जिनो बताता है ये बीस्ट अपने टारगेट को अटैक करने से पहले मैजिक का यूज करके उन्हें इस दुनिया से अलग कर देते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो उनका टारगेट हो सकते हैं तो प्लीज किसी सहयोगी के साथ रहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। जिनो मन में कहता है उसने खुद को फ्रॉस्ट का मोनार्क कहा था, बिगिनिंग का मोनार्क और शैडो का मोनार्क। इसके जैसे ही उसके पास भी मोनार्क का टाइटल है, तो ये पक्का है कि इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। आगे जिनो प्रेस से कहता है अगर किसी के पास सहयोगी नहीं है तो वो प्लीज कोरियन हंटर एसोसिएशन से मुझे कांटेक्ट करे। आगे नरेटर बताता है मोनार्क की बैटल अब शुरू होती है। आगे एक गुफा में हम काफी सारे मोनार्क को एक साथ देखते हैं। सिलाद सभी मोनार्क से कहता है शैडो मोनार्क अभी धरती पे है। ये सुन के योगुमुंड कहता है तुमने जब कहा तो मुझे लगा था कि ऐसा कोई वेसल नहीं है जो उसकी पावर को कंटेंट कर पाए। क्या यही कारण नहीं है कि ड्रैगन किंग धरती पे नहीं है। सिलाद कहता है मैंने अपने आंखों से क्लियरली उसे देखा है। फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी वो बहुत बड़ा खतरा है। मैं उससे छुटकारा पा लूंगा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। ये सुन के टार्ना कहता है उसके खिलाफ फाइट करना चुनना मौत को चुनना होगा। 9 मोनार्क्स जो केओस पे राज करते हैं उनमें से वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उससे लड़ने से बेहतर है कि तुम ड्रैगन किंग डिस्ट्रक्शन के मोनार्क के आने का वेट क्यों नहीं करते। ये सुन के सिलाद कहता है शायद
अभी हमें भागना होगा, लेकिन फिर भी हम मोनार्क्स हैं। तुम कब तक हमसे सिर्फ ड्रैगन किंग पे निर्भर होने की उम्मीद करते रहोगे? शैडो मोनार्क से छुटकारा पाने का हमारे पास अभी मौका है, क्योंकि वो अभी ह्यूमन की फॉर्म में है। मेरे साथ फाइट करो, मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा और उसे नथिंगनेस में वापस भेज दूंगा। टार्नेक कहता है मुझे तो इसे दूर ही रखो। योगमुंड कहता है मैं व्हाइट फ्लेम के मोनार्क की तरह अपना हल नहीं करवाना चाहता। व्हाइट फ्लेम का मोनार्क यानी ये डीमन किंग बारान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। राकान कहता है कायर कही के। तभी टार्नेक कहता है व्हाइट फ्लेम के मोनार्क के हारने के बाद उसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में तुम्हें पता तो है ना? शैडो मोनार्क की अथॉरिटी में फंस के मैं इटर्नल स्लंबर में नहीं पड़ना चाहता। राकान कहता है मुझे लगता है कि वो हमारे एस्ट्रल बॉडी के साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकता। टार्नेक कहता है ऐसा लगता है कि शैडो मोनार्क और आर्किटेक्ट मिले हुए हैं। आर्किटेक्ट हमारी बॉडी की रेप्लिका बना सकता है, मैं उसका मोहरा नहीं बनना चाहता। आगे हम देखते हैं कि टार्नेक और योगमुंड यहाँ से पोर्टर बना के निकल जाते हैं। राकान सिलाद से पूछता है क्या कोई प्रूफ है कि वो अभी भी एक ह्यूमन है? सिलाद बताता है उसने अपने डैगर पे जहर लगाया था। ऐसा कुछ शैडो मोनार्क एशपॉन नहीं करता। वर्षा कहती है क्या जहर? तो फिर तुम सच कह रहे हो। अगर शैडो मोनार्क उस ह्यूमन को कंट्रोल कर रहा होता तो वह ऐसे बेकार चाल नहीं चलता। सिलाद वर्षा से पूछता है तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? वर्षा कहती है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आगे राकान कहता है चलो शैडो मोनार्क को खत्म करते हैं। आगे एक बिल्डिंग के ऊपर हम जिनू को देखते हैं। वो मन में कहता है मैं उसके माना को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, मुझे लगा ही था ये काम नहीं करेगा। उसकी कोई शैडो नहीं थी। एस्ट्रल बॉडीज जिसके बारे में मुझे कहा गया था, किंग ऑफ जायंट ने मुझे कहा था कि मोनार्क और रूलर्स की शैडोज नहीं होती क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी से बने होते हैं। अगर ऐसा है और मोनार्क की शैडो नहीं है तो मेरे पास उनको हराने का बेस्ट रास्ता पहले से ही लॉस्ट हो गया है। खैर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं एक हंटर हूँ मैं अपनी प्रार्थना को ऐसे ही दूर नहीं जाने दूंगा। आगे हम हंटर एसोसिएशन में देखते हैं जहाँ पे काफी सारे मेंबर जमा हुए थे। वो कहते हैं चेयरमैन को गुजरे हुए 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत गया, अब हमें उनके सक्सेसर को डिसाइड करना होगा। एक मेंबर कहता है तो ऐसी है कि कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन इस रैंक के हंटर थे, ये बात बड़ी मायने रखती थी। दूसरा मेंबर कहता है आप ये सुझाव दे रहे हैं कि हम एक इस रैंक वाले को एसोसिएशन के लिए रिक्रूट करें। हाई रैंक के हंटर्स का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमें किसी बाहर वाले को लाने से खतरा हो सकता है, हमें इसके बारे में सावधानी बरतनी होगी। पहला मेंबर कहता है तो आप बताओ हम क्या करें? दूसरा मेंबर कहता है काफी सारी बातें करने के बाद मैंने और डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि मिस्टर वू जिनचुल नए चेयरमैन बनेंगे। ये सुन के जिनचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या पर मैं क्यों? मेंबर कहता है आप लेट चेयरमैन के राइट हैंड थे, इस जॉब को लगने वाली प्रैक्टिकल स्किल्स आपने सीखी होगी और आपके पास ऐसी लीडरशिप की स्किल है जिससे आप हंटर को एक साथ ला सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि चेयरमैन को इस रैंक का ही होना चाहिए, हमें कोई ऐसा चाहिए जो भले ही दूसरे हंटर से डरता ही क्यों ना हो पर उन पे उसका प्रभाव भी हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें विश्वास है कि आप इसमें फिट बैठते हैं मिस्टर वू, जैसे कि आप काफी सालों से सर्विलेंस टीम के मैनेजर बन के हंटर को अरेस्ट और मैनेज करते हैं। लेकिन जुनचुल कहता है कई मायनों में मैं इस पोजीशन के लिए बेस्ट कैंडिडेट नहीं हूँ। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मुझसे हायर पोजीशन पे हैं और मैं कुछ ज्यादा ही यंग नहीं हूँ। वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर और सारे रीजनल मैनेजर यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप लोग मुझे क्यों चेयरमैन गो गुनी का सक्सेसर बनाना चाहते हैं? मुझसे ज्यादा बेहतर कैंडिडेट्स तो यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मेंबर कहता है मैं और यहाँ पे बैठे हुए दूसरे कार्यकारी लोगों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो कोरिया के ग्रेटेस्ट फोर्स को जुटा पाए, हालांकि तुम ये कर सकते हो। मेजर गिल्ड के साथ तुम्हारे संबंध काफी अच्छे हैं, इससे बढ़कर तुम्हारी और समझुनी की काफी अच्छी जान पहचान है। हम कई बार एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो हमें करीब समझता है या नहीं। मिस्टर वू, अगर आप सच में इस पोजीशन के लिए खुद को लायक नहीं समझते तो हम आपको जबरदस्ती हमारा निर्णय स्वीकार करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन क्या आप कम से कम इस पर सावधानी पूर्वक विचार कर सकते हैं। जिनचुल थोड़ा सा सोचने लगता है। आगे हम स्कैवेंजर गिल्ड को दिखाते हैं जहाँ आंद्रे और लोरा उनके बेसमेंट में जा रहे होते हैं। आंद्रे लोरा से कहता है आप बेसमेंट में आए हुए हैं, काफी ज्यादा समय हो गया। आंद्रे जैसे ही बेसमेंट में पहुंच जाता है वहाँ के 2 एजेंट तुरंत तो उठ जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आंद्रे उनसे कहता है इतना हैरान क्यों हो रहे हो, चलो बैठ जाओ। आगे आंद्रे एक रूम में आ जाता है। लोरा आंद्रे से कहती है क्या आप सच में इसे उसको गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं? आंद्रे कहता है क्या तुम्हें
समय बहुत ज्यादा लग रहा है, एवन मैं और मेरे गिल्ड के मेंबर की जिंदगी से भी ज्यादा। लोरा कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आंद्रे कहता है तो क्या तुम्हें ये लगता है कि वो इसे यूज करने के लायक नहीं है? लोरा कुछ भी नहीं कहती। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल डैगर्स होते हैं। उन्हें देख के आंद्रे कहता है ये मुझे इम्प्रेस करने में कभी भी फेल नहीं होते। लोरा कहती है पूरी दुनिया में ये बस दो ही है और ये हमेशा ऐसा ही रहेंगे। आंद्रे कहता है हाँ मुझे यकीन है, इनका कोई भी मुकाबला नहीं है। लोरा कहती है क्या फिर भी आप इसे उसको देने जा रहे हैं? आंद्रे कहता है यही तो कारण है कि मैं इन्हें उसे दे रहा हूँ। दुनिया के सबसे बेस्ट वेपन को या सड़ने देना बर्बादी है ना? आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ जिना अपने मोबाइल पे न्यूज देख रही होती है। जहाँ न्यूज पे हमें दिखाया जाता है कि जिनचुल नया चेयरमैन बन गया है। ये देख के जिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है मैंने सुना है कि पहले वाले चेयरमैन की हत्या हो गई है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि ये नए चेयरमैन बनेंगे। ये देश और ये दुनिया अभी काफी ज्यादा तबाही में है। तभी जिना जाके अपनी मॉम को हक करती है। जिना की मॉम उससे कहती है जिना अगर तुम्हारे पास कुछ समय है तो फूड वेस्ट को फेंक के आओगी? जिना कहती है नहीं, मैं ये करने में बहुत ही ज्यादा आलसी हूँ। मॉम हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट होते हैं। जिना की मॉम कहती है तुम कहीं और शिफ्ट होना चाहती हो? जिना कहती है हाँ। जिना की मॉम कहती है पर मुझे अभी भी ये हाउस काफी ज्यादा पसंद है। जिना पूछती है इस अपार्टमेंट में ऐसा क्या ग्रेट है? जिना की मॉम कहती है भले ही ये हाउस पुराना है पर मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। जिन्हा वापस जा रही होती है। जिन्हा की मॉम उसे कहती है मेरी प्यारी बेटी कम से कम तुम कपड़े को फोल्ड तो कर ही सकती हो। जिन्हा मुंह लटका के कहती है मैं आपकी प्यारी बेटी तभी होती हूँ जब आपको घर के काम करवाने होते हैं। जिन्हा कपड़े लेने के लिए बालकनी में आ जाती है, लेकिन अचानक से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इसका कारण हमें आगे पता चल जाएगा। आगे हमें आजिन गिल्ड को दिखाते हैं जहाँ गिल्ड के नीचे काफी सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं। एक रिपोर्टर कहता है क्या रूमर सच है? आज आजिन गिल्ड में वो विजिट करने वाले हैं। दूसरा रिपोर्टर कहता है हाँ जाहिर तौर पर ये ऐसा ही होने वाला है। पहला हंटर कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि थॉमस आंद्रे अभी आजिन गिल्ड के अंदर है। हम देखते कि आंद्रे सच में आजिन गिल्ड में होता है। उसे देख के यूजनो की हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे मन में कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि थॉमस आंद्रे कोरिया में आया है और हमारे ऑफिस में है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ आंद्रे नहीं बल्कि लेनर्ड भी यहाँ पे आया होता है। उसे देख के यूजनो कहता है सिर्फ आंद्रे नहीं बल्कि जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर लेनर्ड भी यहाँ पे आया है। लेनर्ड फेडरल ब्यूरो के रैंकिंग लिस्ट में 12th नंबर पर है। आगे हमें पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे 2 घंटे से आए हुए हैं। यूजुनो बार बार जुनू को कॉल लगाता है पर जुनू जवाब भी नहीं दे रहा होता। यूजुनो मन में कहता है आखिर आप कहाँ पर है सर, प्लीज फोन को उठाइए। लेनर्ड थॉमस को देख के अपने मन में कहता है एवं थॉमस यहाँ संग जुनू को देखने को आया है, क्या मैं उसे आज मिल भी पाऊंगा? आगे आंद्रे कुछ कहता है। लोरा उसे इंटरप्रेट करके यूजुनो को बताती है। वो कहती है क्या मिस्टर सन किसी रेड के बीच में है? लगता है वो ऑफिस में ज्यादा आना जाना नहीं करते। यूजुनो घबराते हुए कहता है हाँ शायद। तभी हम देखते कि वो पे जुनू आ जाता है। जुनू को देख के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जुनू आंद्रे को देख के थोड़ा सा नर्वस सा हो जाता है। वो मन में कहता है वही मैं सोच रहा था इतने सारे रिपोर्टर्स बाहर आखिर आए क्यों है? वो यहाँ आंद्रे की वजह से आए हैं। इसके ऑरा की वजह से मुझे फीलिंग आ गई थी कि ये यहाँ पे आया है। यूजुनो जुनू से कहता है सर आप मेरे कॉल को क्यों नहीं उठा रहे थे? जुनू कहता है मैं थोड़ा सा बिजी था। यूजुनो देखता है कि जुनू के कपड़े काफी ज्यादा मैले होते हैं। वो जुनू को कहता है आपके कपड़े इतने मैले क्यों है? जुनू बताता है गेट्स अपीयर होते जा रहे थे और मैं ऐसे ही खड़े होके देख नहीं सकता था। आगे जुनू मन में कहता है बेरू और इक्रिस अपने रैंक बढ़ाने के काफी ज्यादा पास है। आगे आंद्रे जुनू से कहता है काफी समय हो गया मिस्टर संग। इन दोनों को आमने सामने देख के यूजुनो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मन में कहता है अब ये दोनों आमने सामने लड़ने तो वाले नहीं ना? जुनू आंद्रे से पूछता है आपका कोरिया में कैसे आना हुआ? आंद्रे कहता है मैंने कहा था ना मेरा हार्ट ठीक होने के बाद हम साथ में खाना खाएंगे, तुम्हें याद है ना? साथ ही मैं तुम्हारे लिए एक फैंटास्टिक गिफ्ट लेके आया हूँ। ये सुन के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या एक गिफ्ट? जुनू को ऐसा हैरान देख के आंद्रे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जुनू से कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम इंटरेस्टेड हो, क्यों ना हम कहीं और चले? मैं तुम्हें उनको ऐसे ही यहाँ नहीं दिखा सकता, वो थोड़े डेंजरस है। ये सुन के यूजुनो
जुनू की हालत फिर से खराब हो जाती है और वो मन में कहता है, डेंजरस, कहीं बम तो नहीं है ना? मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है सर, ये कोई चाल हो सकता है। और जुनू लेनर्ड को देखते हुए उससे कहता है, और आप कौन है? लेनर्ड जुनू से कहता है, मिस्टर संग, मैं लेनर्ड न्योरमैन हूँ। जुनू मन में कहता है, क्या ये हंटर है जो मुझसे प्रोटेक्शन मांगने के लिए आया है? आगे आंद्रे जुनू से कहता है, क्या हम चले मिस्टर संग? हम देखते कि जुनू और आंद्रे जाने लगते हैं। लेनर्ड भी इनके पीछे आ रहा होता है। आंद्रे लेनर्ड से कहता है, तुमसे किसने कहा कि साथ चलो? लेनर्ड कहता है, मैंने भी 3 घंटों से मिस्टर संग से मिलने के लिए वेट किया है, क्या मुझे शामिल होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए? आंद्रे उससे कहता है, नहीं, हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो टॉप सीक्रेट है, वह तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। ये सुनकर लेनर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मन में कहता है, लानत है, तो अब ऐसा कुछ होने वाला है क्या? मेरे साथ पहले ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया गया। जुनू और आंद्रे चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जुनू और आंद्रे मुझसे खाना खाने बैठ जाते हैं। आंद्रे जुनू से कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। आंद्रे चुटकी बजाता है। एक एजेंट डैगर लेके आ जाता है। जुनू मन में कहता है, ये क्या है? आंद्रे जुनू से कहता है, क्या तुम इसकी पावर को महसूस कर सकते हो? उस दिन मेरी और मेरे गिल्ड मेंबर्स की जान बख्शने के लिए ये मेरी तरफ से रीपे करने का रास्ता है। आगे एजेंट बॉक्स को खोल देता है। अंदर डैगर्स को देख के जुनू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, रुको, क्या ये कामिश? तभी आंद्रे कहता है, क्या बात है, बस एक झलक देख के ही तुम्हें याद आ गया कि ये किससे बने हैं? जुनू आंद्रे से कहता है, पर कामिश की लाश को तो ब्यूरो वालों ने रखा है। आगे आंद्रे बताता है, यूएस गवर्नमेंट चाहती थी कि उसकी लाश हम उन्हें दे दें, तो हमने डिसाइड किया कि उन्हें लाश दे दे, क्योंकि ऐसा करने से हमें सिर्फ पैसे नहीं, उससे कुछ ज्यादा हासिल हो रहा था। लेकिन कामिश का सबसे बड़ा और नुकीला दांत, जिसे मैंने तब निकाला था जब उसने मुझे काटा था, ये मुझे स्मारिका के रूप में दिया गया। क्योंकि ये लॉन्ग स्वॉर्ड बनाने के लिए थोड़े से छोटे थे, तो मैंने इन्हें 2 डैगर्स के पैर में बना दिया। किसे पता था वो डिसीजन इतना काम आएगा। अभी ये तुम्हारे हैं। जुनू डैगर्स को पकड़ लेता है। सिस्टम जुनू को डैगर्स की इंफॉर्मेशन देता है। इस डैगर का नाम है द व्रेथ ऑफ कामिश। इसका अटैक 1500 से भी ज्यादा का है। ड्रैगन के सबसे नुकीले दांत का यूज करके एक मास्टर क्राफ्टमैन द्वारा इसे गाड़ा गया। ये सबसे पावरफुल डैगर है। इसकी शार्पनेस बेजोड़ है और इसकी माना की सेंसिटिविटी असाधारण है। इसलिए ये वेपन अपने यूजर की कैपेबिलिटीज के आधार पर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जुनू मन में कहता है, 1500 से भी अधिक का डैमेज, क्या बात है। मुझे हमेशा से ही लगता था कि डीमन किंग का डैगर अच्छा है, पर इसके सामने तो डीमन किंग का डैगर भी कुछ भी नहीं है। आगे जुनू डैगर को स्विंग करता है और मन में कहता है, ऐसे पकड़ने से ऐसा लग रहा है कि बड़ी तलवार जैसे है। तभी आंद्रे जुनू से कहता है, मिस्टर सम, जरा आराम से, वो चीज मेरे री-इन्फोर्समेंट के स्किल के भी और पर स्लाइस कर सकती है। तुम मुझे मेरे दिए हुए गिफ्ट से मार डालने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? जुनू मन में कहता है, डेफिनेटली ये कोई मामूली डैगर्स नहीं है। ये मेरी माना के साथ काफी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं। जुनू को देख के लोरा और बाकी सारे एजेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आंद्रे लोरा से कहता है, लोरा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरा डिसीजन एक गलती था? लोरा अपना सिर हिला के नहीं कहती है। आगे आंद्रे जुनू से कहता है, मिस्टर संग, तो क्या आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया? जुनू आंद्रे से कहता है, क्या आपको पूरा यकीन है कि मैं इसे फ्री में स्वीकार करूं? आंद्रे जुनू से कहता है, क्या फ्री से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी और मेरे गिल्ड मेंबर की जान के बदले वो 2 कुछ भी नहीं है। जुनू कहता है, ठीक है, तो मैं इन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। आंद्रे कहता है, यह सुन के मुझे खुशी हुई। तभी जुनू और आंद्रे को अचानक से कुछ प्रेजेंस होता है। आंद्रे जुनू से कहता है, मिस्टर संग, बस अभी तुमने ये नोटिस किया? जुनू कहता है, हाँ। हम देखते हैं कि सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं। जुनू भी आसमान में देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये वही मैक्सपेयर है जिसके बारे में डॉक्टर बेल्जर ने कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि सेओल सिटी के आसमान में जमा हुआ है? आंद्रे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, मुझे ये देख के यकीन नहीं हो रहा, मैंने आज तक इतना बड़ा कभी नहीं देखा। ये तो उससे भी बड़ा है जिसके अंदर से कामिश बाहर आया था। क्या इसका मतलब ये है कि अब हम ऐसे फोर्स से डील करने वाले हैं जो हमारी तुलना से बियॉन्ड है? हम देखते हैं कि आसमान में बहुत बड़ा गेट अपीयर होता है। सभी लोग उसकी फोटो निकालने लगते हैं। आगे हम बेल्जर को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में होता है। वो सभी से कहता है, मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में वार्न किया था। बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना आसमान में इकट्ठा हो रहा है। जो गेट अभी सियोल में अपीयर हुआ है वो तो बस शुरुआत है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वैसे गेट दूसरे अलग अलग देशों में भी अपीयर हो सकते हैं। एक मेंबर पूछता है, तो डॉक्टर, आप ये कहना चाहते हैं कि ये अजीब घटना है अलग अलग जगहों पे भी हो सकती है? बेल्जर कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। मेंबर कहता है, आप कई समय से गेट और मैजिक बीस्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे सिचुएशन में हमें क्या समझदारी का डिसीजन लेना चाहिए? बेल्जर कहता है,
है बस दुआ करो कि ये घटना किसी रणनीति के रूप में ना समाप्त हो। आगे हम जिनू को देखते हैं, वो कैसल पे खड़ा होकर गेट के काफी पास आ जाता है। आगे वो मन में कहता है, ये अजीब बात है, मैं गेट के अंदर नहीं जा पा रहा। ये लगभग ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी दीवार के द्वारा रोक दिया जा रहा हूँ। अगर ये कोई नॉर्मल दीवार होती तो मैं उसे तोड़ देता, लेकिन सोचने वाली बात ये है, ये दीवार अवेकन बींग को भी अंदर जाने से रोक रही है। क्या इसके अंदर के बींग्स उनसे अलग है जिनको आज तक हमने देखा है? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली इस गेट के अंदर है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पास से इतनी आसानी से गुजर जाए। तभी जिनू को जिनचुल का कॉल आता है। जिनू जिनचुल से कहता है, हेलो मैनेजर जिनचुल। जिनचुल जिनू से कहता है, हाँ मिस्टर हंटर, मैं सच में आपकी आवाज को अच्छे से सुन नहीं पा रहा, क्या मैं कॉल को रख दूं? जिनू कहता है, नहीं नहीं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी हवा में काफी ऊपर हूँ। और हाँ, अभी से आपको मुझे चेयरमैन जिनचुल कहना चाहिए। जिनचुल जिनू से कहता है, आपको जो अच्छा लगे वो कहिए। वैसे मुझे काफी अजीब फीलिंग हो रहा है क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ जिसके लिए मेरे जैसा कोई फिट नहीं बैठता। और जिनू जिनचुल से कहता है, क्या आपने मेरी की हुई रिक्वेस्ट को देखा? जिनचुल कहता है, हाँ, मैंने ब्यूरो ऑफ हंटर को पूरे एरिया को सैटेलाइट से स्कैन करने को रिक्वेस्ट की है। हालांकि एक और बात है, पूरी दुनिया में एक भी नया गेट अपीयर नहीं हुआ। ये सुन के जुनू कहता है, क्या अब ये कह रहे कि मतलब पुराने जितने भी गेट हैं उनके अलावा एक भी नया गेट अपीयर नहीं हुआ? जिनचुल कहता है, हाँ एकदम करेक्ट। जिनू मन में कहता है, इस बड़े गेट को अपीयर हुए 3 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है और अजीब बात है कि इसके बाद से ही पूरी दुनिया में एक भी नया गेट अपीयर नहीं हुआ। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आगे जिनचुल जिनू से कहता है, अभी हम गेट के पास के रहवासियों को निकालने का प्लान कर रहे हैं और किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए हम सभी लोगों को चल के वहाँ से निकालने वाले हैं। हंटर संघ, आप क्या करने वाले हैं? आप क्या प्लान कर रहे हैं? जिनू कहता है, मुझे अभी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।